माता की। अभी सबके साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलने में थोड़ा अंतर होना चाहिए आप लोगों का, तो थोड़ा जोश से बोलो। भूख सबको लगी, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट। भारत माता की। क्योंकि पता चलना चाहिए ना भाई, सैनिकों का प्रोग्राम चल रहा है। वंदे गुड। ये जोश कम नहीं होना जब तक हम लोग यहां पर है। गीत आंसू पहुंच कर सीजन के गा रहा हूं, गीत आंसू पहुंच कर सीजन के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, साथियों भले ही हम मिट जाए मगर हमारा ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। आज मैं पूरे गांव वालों को, माता बहनों को, सभी को धन्यवाद बोलता हूं। साथ ही हमारे साथी को भी धन्यवाद बोलता हूं। माता जी को चरण वंदन करता हूं कि आज साक्षात वो हमारे पास बैठे हुए हैं। मेरा हमेशा से ही एक बोलने का तात्पर्य रहता है कि कोई गलत काम करते हैं तो सामने बोलो, अच्छे काम करो तो सामने प्रशंसा भी करो। बाद में मूर्ति बनाने से कोई फायदा नहीं है कि भाई ये तो बहुत महान आदमी थे, ये था वो था, मतलब। तो ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर किसी ने भारतवर्ष को देखना है तो भारतीय सेना में भर्ती हो जाओ। पूरा भारत भ्रमण कर सकता है, कहाँ का व्यंजन क्या है, कहाँ की ड्रेस क्या है, रहन सहन क्या है। और आप लोग अगर भारतीय सेना में नहीं जा सकते तो सैनिक के साथ आप मिल लो, तो आप भी एक भारत भ्रमण कर सकते हो उसके विचार सुन करके। क्योंकि आप देखिए, हम कभी भी नहीं बोलते कि मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं। मेरा जन्म हिसार हरियाणा में हुआ है, मगर मेरी कर्म भूमि राष्ट्रों के राष्ट्र शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि थी, आज मेरी कर्म भूमि है। तो आज मैं भी बड़े चाव से बोलता हूं कि मैं भी मराठी है। तो ये विचार क्यों आता है? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में। जितने भी महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, उनके कर्मों के कारण याद कर रहे हैं। आज भले ही चलो हम लोगों को मौका मिल गया कि भाई हमने लड़ाई लड़ी, अच्छा है, हर आदमी को मौका नहीं मिलता, मगर जितने भी यहाँ पर सैनिक हैं, जैसे साहब ने भी भाषण दिया, तो एक लड़ाई के माफी की चलते हैं। और साहब ने जो अपनी जीवनी बताई, तो ये हमारे गुरु जी हैं जो अभी बैठे हुए हैं, तो इनको नमन करते हैं हम लोग। क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं ये भले भले आदमियों को नचा देते हैं जब ट्रेनिंग देते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ गुरुवर की बात कि अगर आप ट्रेनिंग सही कर लोगे ना, तो हमारे सेना में सिखाया जाता है कि आराम प्रस्थ के अंदर बहाया हुआ पसीना युद्ध भूमि के अंदर खून बचाता है। तो जब इनकी अच्छी ट्रेनिंग मिली, तभी हम लोगों ने खून की नदियां हमने तो देखी है, कर बहुत आदमी ने नहीं देखी। जब युद्ध लड़ रहे थे तो कितने सैनिक हमारे, सैकड़ों सैनिक हमारे इस मातृभूमि अपना स्वतंत्र बलिदान देके चले गए हैं। जैसे मैडम भी ने भी देखा। आप लोग ये मत समझो कि यार ये लोग यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, खुशी के दिन में आंसू क्यों बहा रहे हैं। पीड़ा होती है। आज हमको वो सैनिक भी याद आते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम भी याद नहीं है। हमारी पहचान क्या है आप लोगों को नहीं पता है, मगर एक सैनिक की पहचान, हमारे जो ये मेडल लगे हुए हैं, यही हमारी एक पहचान होती है। हमें एक दूसरे सैनिक को परिचय देने की जरूरत नहीं होती कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है। हमारे मेडल वो हमारी पहचान होती है। और हम कभी सैनिक ये नहीं बोलते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, क्योंकि हमने राष्ट्र के लिए किया है, कोई हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। हम स्वयं की इच्छा से देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए आए थे। वरना अगर हमने नौकरी करनी होती तो जैसे साहब ने बोला कि नौकरी मांगो, हम बाकी काम भी कर सकते थे, मगर हमारे अंदर एक कीड़ा था। जैसे मुझे लगा लो, मेरे तो कोई खानदान में सैनिक नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 6 साल की उम्र में मैंने फोटो को देखा था, और फोटो देखने के बाद में आज तो हमारा परिवार बिखरा हुआ है। भाई भाई को देखे खुश नहीं है, माँ बाप कहीं रहते हैं, चाचा कहीं रह रहा है। मगर मैंने मेरे दादाजी को ये विचार बताए थे कि मुझे फौजी बनना है, और मेरे दादा दादी ने यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत योगदान था। मतलब आज भले वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरे दिल में आज भी है वो, क्योंकि उनकी प्रेरणा मिली। और उनकी प्रेरणा से इसलिए बोलता हूँ कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आज तो लड़के यंग हो जाते हैं तो माँ बाप को बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया है। किया क्या है, गला नहीं दबा तुम्हारा मोह माया के चक्कर में, वरना हमने क्या नहीं किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। बोल देते ना औलाद कि तुमने क्या किया, तुम चुप रहो। तो ये बेवकूफ़ी नादानी वाली बात है, वरना हर माँ बाप अपने औलाद के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। मगर हम लोग सैनिक, और आप सभी, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप भी, ऐसी बात नहीं कि भाई किसान और जवान का एक साथ में चलता है। जिस तरह से हम लोग किसान, गेहूं की वैल्यू नहीं होती हमारी, गेहूं की इज्जत नहीं है आजकल। कोई पूछता नहीं क्या गेहूं यार छोड़ो, मगर पिज्जा बड़े चाव से खाते हैं, वो गेहूं से ही बनता है, सब आदमी उसकी बड़ी कीमत देते हैं। उसी तरह हम सैनिक भी वही हैं, देश की ऑक्सीजन। हम भारतीय सैनिक, जो भारतीय सेना है ना, वो देश की ऑक्सीजन है। जिस दिन ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हम दोबारा से गुलामी की जंजीरों में रखड़े जाएंगे। मतलब ये तो आप सोचिए, कोई भी मौसम हो, कोई भी कुछ भी पल हो, हम 24 घंटे, ना बारिश है, रेगिस्तान है, कहीं बर्फ गिर रही है, हम निरंतर
अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, हम तो एक ही चीज को नमन करते हैं, हमारे राष्ट्र की आन बान शान तिरंगा। तो आप सोचिए कि कितना एक अलग डिसीजन लेते हैं। मगर जो रीढ़ की हड्डी है, जो ऑक्सीजन है, जैसे अभी साहब रिटायरमेंट होके आए, अब इनके पास में बड़े बड़े चार्ज थे, बड़ी बड़ी तोपों के इंचार्ज थे, मिसाइल रेजिमेंट से आए हैं, जिस मिसाइल को आप लोग टीवी में देखते हो, यहां आने के बाद में एक जीरो वैल्यू हो जाती है। साहब ने बोला ना कि भाई नौकरी मांगो, खुद काम करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो एक होनी चाहिए, जैसे 10वीं पास इंसान जाता है और वहां जाकर के बिना पढ़ा लिखा इतना इंजीनियर की तरह काम करते हैं, इतना माइंड होता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, और यहाँ आने के बाद में कुछ नहीं पूछते, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिलती है। बस फौजी आदमी को बोलते हैं यार इसका घुटने में दिमाग है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहेगा, मतलब है ईमानदार आदमी यही गेट के ऊपर बैठा रहेगा। तो ये हम लोगों ने बदली करना, हम लोगों ने कैसे सैनिकों को सम्मान देना है। मरने के बाद मैंने बोला ना, आज भी मैं वही जगह जाता हूं तो मैं यही वर्डिंग बोलता हूं, मरने के बाद सम्मान देने से, स्टैचू लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप जिंदगी उनके लिए क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद ने प्रेम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आप आए हो, हमारे जैसे सैनिकों से मिले हो तो उनके विचार बढ़ाइए। आज हम लोग कभी मिलते हैं तो आज भी हमारे अंदर 21वीं सदी के अंदर भी क्या चलता है, तुम्हारा अड़नेम क्या है, सरनेम क्या है, उसी दलदल के अंदर हम घुसे हैं। नहीं घुसे तो बता दो आप लोग, इससे उभरो भाई, एक इंसान को समझिए। हम भारतीय सैनिक देखिए, आप मैं बोल तो रहा हूं ना, हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग किया था, ठीक है, थोड़े बहुत हम लोग पहले भर्ती हो गए, ये बाद में हुए, मगर ये 5-6 महीने का जो हमारा टर्नआउट रहता है, हम इकट्ठे ही भर्ती हुए थे, इकट्ठे रिटायरमेंट हुए। और मुझे बहुत प्राउड होता है कि आज मैं इतने सालों बाद हमारे साथी के पास में बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन गाँव वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, इन माता जी को धन्यवाद देता हूँ जिनकी कोख से 2 पुत्र ने पैदा किए, और एक देखिए आप यहाँ महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है और एक राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो ये आपके गांव के लिए बहुत प्राउड की बात है। इसको इतना मैं क्यों ये बोलना चाहता हूं कि मैं जैसे छोटे बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए है, मैं जब स्कूल में था ना तो कम पढ़ा लिखा आदमी था, मतलब 33 नंबर आते थे, ना कभी 34 आए ना कभी 32 आए, 3-4 आदमी थे हम लोग। आगे बैठने का बड़ा शौक था, जब भी घंटी बदली होती मास्टर डंडा तोड़ के हमारी पिटाई करता था, हमको बड़ा गुस्सा आता था, मगर हम भी कम नहीं होते थे। जैसे ही घंटी दूसरी खत्म हुई फिर आगे बैठ जाते थे, फिर दूसरा टीचर आता था वो भी यही काम करता था, बड़ा साला फिर आगे आगे ये लोग। तो उनका तात्पर्य ये था कि अच्छी पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो और आगे आओ तुम लोग। फिर टॉपर थे वो, बड़े अपने आप को समझते कि हम ही टॉपर हैं, मगर मैं कर्म महान क्यों बोलता हूं, भले ही हम लोग क्लास के अंदर बिल्कुल 32 वाले 33 वाले बंदे थे, मगर जब सेना के अंदर स्वयं की इच्छा से भर्ती हुए और आज आपके सामने है, देश का नाम डंका करके रखा हुआ है। आज वही टीचर है जो बुलाते हैं तो बोलते हैं यार क्लास के अंदर तो ये सारा फेलियर थे, मगर देशभक्ति के अंदर फेलियर नहीं है। तो अपना एक मोटो पहचानो आप लोग। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मेरे पास ये हो जाएगा। आज बहुत से बच्चे बोलते हैं, जैसे अपने सर ने बोला जैसे खेती के लिए, मेरे पास नासिक में बहुत से बंदे ऐसे आते हैं, बड़ी गाड़ी लेके आगे, पूरी जमीन तो बिक्री कर दी बाप दादों की, वो बड़ी गाड़ी लेके आगे 35 लाख रुपए की। अब उस 35 लाख रुपए से हमको घट ही रहा है ना, बढ़ तो कुछ नहीं रहा है, गाड़ी की वैल्यू कम ही हो रही ना, तो दोबारा तो जमीन हम ले नहीं सकते। तो ऐसा काम हम क्यों करें? ऐसा काम करें जिससे कि हमको आमदनी हो और आने वाली युवा पीढ़ी भी हमसे कुछ सीख मिले। मतलब तो ये अपने हाथ में है कि हमने क्या कार्य करना चाहिए। कभी भी आप लोग अपना मोरल डाउन मत करो कि नहीं यार ये हो जाएगा तो मैं वो कर लूँगा। नहीं, आज मुझे देख लीजिए, मैं प्रभु से यही अनुरोध करता हूँ कि चलो एक हाथ ही सही। आप बोलते एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, हम तो डमरू बजा रहे एक हाथ से। अपने अंदर एक मादा रखो आप लोग कि नहीं, जिस तरह भगवान ने हम लोगों को दिया हुआ है वो अपने हिसाब से दिया हुआ है। कोई अपने आप को ये मत समझो कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। नहीं, खुशी कहाँ है, संतुष्टि कहाँ है? आप मेरे साथ में कभी रहोगे तो 7-7 करोड़ की गाड़ी लेके बंदे मेरे पास बैठ जाते हैं आके जमीन में कि भाई साहब पैसा दहली छोड़िए, आप खुश कैसे रहते हो वो बता दो हम लोगों को। तो सोचिए, मैं उनको बोलता हूँ यार पैसे के पीछे आप तो घूमते रहते हो कि यार ये कर ले वो कर ले, तो इसलिए उसके पीछे मत घूमो, प्रेम के पीछे घूमो। आप चले जाओगे ना तो एक प्रेम याद आएगा। कोई नहीं सोचेगा कि उस बिरादरी से गया है या वो गया, सिर्फ एक चीजें आपकी जो बातें हैं ना वही याद आएंगी कि नहीं यार वो बंदा आया था। आपको भी एक प्राउड होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो धन इकट्ठा करना है, वो धन आप इकट्ठा कर लोगे, आपकी औलाद 2 मिनट के अंदर सर्वनाश कर देगी, कोई नशे में कर देगी, कोई जुआ खेलने लग जाएगा या कोई और बर्बाद हो जाएगा। तो किस औलाद के लिए आप धन कमा रहे हो? स्वयं को देखिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा इस देश के पीछे राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है। ये हम लोगों को एक दिमाग में होनी चाहिए। और मैं जहां पर आया हूं, मुझे देख करके जैसे युवा बैठे हुए हैं कि एक उनकी पैदा होनी चाहिए कि नहीं यार हम भी राष्ट्र की सेवा के लिए जाएंगे। क्योंकि बाकी आप सेवा कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी भी सेवा करिए, मगर राष्ट्र के प्रति जो हमने वर्दी पहनी हुई है ये बड़े से बड़ा आदमी नहीं पहन सकता। इसके लिए स्वयं को आपको आगे आना पड़ेगा। और जब आप स्वयं आगे आओगे तो आपके घर के साथ साथ में गांव का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा कि नहीं यार आज उस गांव में लगा लो आप एक बंदा फौजी भर्ती हुआ है। क्योंकि फौजी
करप्टेड नहीं होते हैं। हम यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को बोलते रहते हैं बंदे की साला ये फौजी आदमी घुटने में दिमाग है, सच में बोलते हैं। घुटने में दिमाग हमारे अंदर क्यों घुटने में दिमाग है? क्योंकि हम दुश्मन के सामने कभी घुटने नहीं टेकते, घुटने उसके दुश्मन के टिकाते हैं, इसलिए हम लोगों को ये घुटने में दिमाग बोलते रहते हैं बंदे। और जिस दिन आपको पता है कि हमने उनके सामने, आज पहली बात तो आएगा नहीं, अभी भी मैं कई बार न्यूज चैनल में आता है कि सर बांग्लादेश जैसे अपने अंदर हालत हो जाएंगे, तो मैं उनको यही बोला कि अभी ऐसी नौबत आएगी नहीं जब तक हमारे सांसें हैं। सैनिक रिटायरमेंट होने के बाद भी देश के प्रति जो हमने कसम खाई होती है वो कभी नहीं भूलता है, मतलब वो याद रखता है। आज भी हम उसी डिसिप्लिन में रखते हैं, चाहे कहीं भी जाए, चाहे ट्रैवल करें, चाहे यहाँ पर रहें, हम वसुदेव कुटुंबकम, हमारी टोपियों का इनके ऊपर लिखा ना, सर्वत्र इज्जत और इकबाल, कि सभी धर्मों का पालन करो, जातिवाद में मत बांटो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कभी भी सेना में कोई नहीं बोलता कि तुम कौन है मैं कौन हूं, हम सब एक काम करते हैं कि वर्दी हमारी रहती है। तो आप भी भारतीय सेना से ये चीज सीख सकते हैं कि जब हम एकजुट रह सकते हैं, तो यहाँ 4 भाई रहते हैं वो भी झगड़ा करते रहते, किसके लिए कर रहे हो आप लोग? सब इधर ही रह जाएगा। मतलब प्रेम बढ़ा के जाओ, नई जनरेशन को सिखाओ, माता बहनों को सिखाओ कि नहीं भैया, जितना हो सकता है अगर हम घर में प्रेम होगा तभी राष्ट्र बचेगा, मतलब वरना नहीं बचेगा। आजकल हर आदमी तोड़ने के लिए आएगा। भारतवर्ष हमारा एक ऐसा बगीचा है जहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। ऐसे माली की जरूरत हम लोगों को जो इस बगीचे को और आगे बढ़ाए। ऐसे माली नहीं चाहिए जो हमारे बगीचे को तहस नहस करे, हमारी बोली लगाए। हर आदमी आपको तोड़ने वाला मिलेगा। तो आज मैं पूरे गांव का धन्यवाद बोलता हूं, और साथ ही धन्यवाद इसलिए बोलता हूं कि माता जी को भी नमन करता हूं कि ऐसे वीर पुत्र को पैदा किया जो 30 साल सेना में अपनी सेवा देकर के आज जैसे गए थे वैसे सुनिश्चित फिट फोर आज यहाँ पर आपके सामने आए हैं। तो ऐसे वीरों को हम नमन करना चाहिए और प्राउड होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आज देखिए, आज एक सैनिक के कारण मैं भी कहाँ से चल के आया हूँ। अगर ये सैनिक नहीं होता तो मुझे भी आप लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो एक कड़ी जुड़ती है हमारी। तो मेरे बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, गूगल पर मेरा नाम नायक दीपचंद अगर आप डालोगे तो पूरी कहानी मिल जाएगी। फिर भी मैं 2-4 शब्द बोलता हूँ। मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया। सबसे पहले ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर मैं खुफिया विभाग में रहा, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। हमारे रेजिमेंट का खुफिया विभाग था। 8 महीने तक मेरा नाम फ्याज था, तो मैं उन्हीं की वेशभूषा में रहता था। डल झील, शंकराचार्य मंदिर जाना, गांव गांव में घूमना। तो उससे फायदा ये हुआ कि 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया हम लोगों ने। उसके बाद में मेरा दूसरा था ऑपरेशन विजय कारगिल। कारगिल के अंदर मेरे पास 120 मोटर M50 थी, जो बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर रहती है। 8000 की हाइट के ऊपर हमने अपनी तोपों को लगा दिया था। तो तलोलिंग के ऊपर जब हम फायरिंग कर रहे थे तो 42 तोप पर मैं जिस तोप पर था, उसी तोप का गोला तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया था। तो मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए बहुत गर्व की बात थी। उसी बैरिंग एलिवेशन से हम लोगों ने पूरा 51004875 विक्रम बत्रा पोस्ट और सब जगह हम लोगों ने फतेह हासिल किया। तलोलिंग के ऊपर ही हमने भंवर सिंह साहब को, हमारे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बोला था कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, एमुनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। वो सैनिक में ही था, आपका भाई नायक दीपचंद। और वहीं से हमारे लिए बोले थे कि यार क्या करोगे इतने एमुनिशन का, कभी राशन भी लो, राशन की क्या, भूखा रह सकता है इंसान, मगर कभी भी दुश्मन को ये नहीं देख सकता कि भाई हमारी जमीन के ऊपर दुश्मन पाँव रखे। तो जितना जल्दी हो सकता था हम लोग खदेड़ने के चक्कर में थे। जैसे मैडम ने भी बोला, दुख होता है। टाइगर हिल की जब लास्ट ट्रायल लगी थी, जैसे हम लोग साथी बैठे, रात भर हम लड़ाई लड़ते थे वहाँ पर। कभी 10 बजे फायरिंग शुरू होती थी, कभी 12 बजे, कभी 11:30 बजे, 2:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे। काका फोन बंद करो 2 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आज हम लोग हर चीज़ के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास में कोई बंकर नहीं बने हुए थे। ये नॉर्मल ड्रेस जो इन्होंने साहब ने पहन रखी, ऐसी नॉर्मल ड्रेस थी। माइनस टेम्परेचर, आज भी आप देखो माइनस टेम्परेचर है। जूते तक 2 महीने तक जवानों को फट चुके थे। हमने कभी कंप्लेंट नहीं किया किसी को कि हमें ये चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया ना, इरादे हमारे यही थे कि एमुनिशन चाहिए, बस बाकी चीज़ हम संभाल लेंगे। मतलब रस्सियाँ बांधते थे हम अपने जूते फटों को। बारिश आ रही थी ऊपर से, माइनस टेम्परेचर होने के बाद में भी दिन भर हम लोग छुप के रहते थे। और छुप का मतलब ये नहीं कि हम लोग एक जगह बैठे रहेंगे, और रात को राउंड तैयार करने थे, तोपों को तैयार करना है, और रात का इंतजार करते थे। रात के हम फायरिंग करते थे। हमारे कितने सैकड़ों सैनिक थे ऐसे, जैसे हम लोग बैठे, पता चला यार 5वें नंबर वाला जवान चला गया, तो हम लोग सोचते थे कि यार हमारा नंबर भी कभी आ जाएगा। कभी भी ये मन में संकोच नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो गाना आप लोग सुनते हो कि हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। हमारे लिए सर्वप्रथम ये था कि बस अपना देश सुरक्षित रहे, फैमिली बाद में आती है। बहुत से हमारे सैनिक चले गए थे, हम भी सोचते थे हमारा नंबर भी आएगा। मेरे दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों ने जोड़ी बनाई थी 2-2 आदमियों की। दोनों ने वादा किया कि दोनों में से कोई भी शहीद होगा एक दूसरे के परिवार से मिल के आएगा।
दोनों सोचते रहते थे और ये नई शताब्दी कौन देखा, क्योंकि 1900 चल रहा था, 1999 में नई शताब्दी आने वाली थी। ऐसे करते करते हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया। लड़ाई की पूरी बातें बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब टाइगर हिल की लास्ट राइड रह गई थी तो हमने सोचा भाई हाथी निकल गया, पूंछ बाकी रह गई है। दिन में चढ़ाई कर दिया। चलते चलते हम लोग, नाला था पूरा खड़ा नाला, और चलते चलते हम बिल्कुल 18,000 की हाइट के ऊपर पहुंच गए और आगे झरना बह रहा था, वहां पर अपनी तोपों को लगा दिया। बिल्कुल करिए नाला था, बहुत भीड़ा। पापा बैटरी इधर, साहब समझते हैं, आप लोग नहीं समझते हो, हमारी 6 तोप इधर लगी, 6 इधर लगी। और रात को हम फायरिंग कर रहे थे तो इस बिल्कुल हमको नहीं पता कि टाइगर हिल के बिल्कुल नीचे आ गए, दुश्मन हमारे को देख रहा था बिल्कुल। तो हमने सोचा कि भाई रात को तो हमेशा फायरिंग करते हैं, अभी तो लास्ट टाइम रह गया है, दिन में ही देख लेते हैं। तो एक राउंड गन फायर आ गया। तो जैसे ही हमारी तोप ने एक गोला दागा, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वहां से सैकड़ों गोले हमारे ऊपर आ गए हैं। जब हम अपनी हाइट से नीचे देख रहे हैं तो हमारे पतीले पतूले पूरे उड़ रहे हैं, टैटू कंपनी, राशन रोशन, और त्राइम हो गई, जिसको दिल करता छुप जाओ। अभी हमको मैसेज मिल गया कि छुप जाओ, कहाँ छुपे, कोई बंकर तो थे नहीं वहां पर, और बिल्कुल नाला फंस गया। तो आज तो लगता कि पूरी बटालियन कट जाएगी लास्ट टाइम में, मगर किसी तरह मैसेज आया कि जिसको जहां मौका मिलता भागो। मतलब तो मेरा दोस्त मुकेश कुमार इस बार भी, दोनों आदमी जंग के मैदान में डटे हुए। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो फटाफट बात हो रही थी। तो मैंने बोला चलें, बोला नहीं चलेंगे। मैं दोनों आदमी क्या करेंगे, बोला लड़ाई लड़ेंगे दोनों आदमी, बोलता हाँ। मैंने फिर बोला कि जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है वो चले गए, हम दोनों क्या कर सकते हैं। उनका वर्डिंग था कि अगर आपको डर लग रहा तो आप जाइए। दोस्ती तकड़ी थी दोनों की, जैसे साहब बैठे ऐसे वो, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैंने बात देखी जाएगी। चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं, और हमारी जो AK-47 थी हमारी तोप के ऊपर रखी हुई थी, वो बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, दोनों लाश नायक थे, वो उधर भागा और मैं इधर भागा। ये बातें युद्ध भूमि के अंदर हो रही है और बम गिर रहे हैं। तो जैसे मैं भागा इधर, वो उधर भागा, बीच में हमारे पत्थर है, और हमने भी वहां पर गर्दन घुसा दिया जहां पर बाकी हमारे जवान घुसे हुए थे। और हमारे जो धर्मगुरु होते हैं, पंडित कुमोती सिंह साहब थे, देहरादून के रहने वाले, वो बोला भाई माता रानी को याद करो, जय श्री राम के नारे लगाओ। हमने बोला गुरु जी किसी की भी नारे लगा लो, अभी तो जो होना हो तो ऊपर वाला होना है। 5 से 7 मिनट बाद फायरिंग बंद होगी। तो आप मानोगे नहीं, उस गड्ढे के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है और 18,000 की हाइट है, सांस लेने में भी दिक्कत है। 90 आदमी एक के ऊपर एक पड़े हुए थे हम लोग जब उस गड्ढे में निकले, किसी का भी दम घटने से मृत्यु नहीं हुई। तो जब ऊपरवाला देता तो ऐसे देता है। आज भी हम संबित हैं कि भाई 90 आदमी उसके अंदर कैसे आए। नीचे से मैसेज आ गया कि भाई क्या जान माल का नुकसान हुआ। हर बार आता था, पापा बैटरी उधर चल पड़ी, क्यों बैटरी इधर। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। तो छोटे छोटे मांस का टुकड़ा बनाए, तो हम तो जूनियर थे, तो हमने हमारे सीनियर राणा साहब को पूछा सर ये क्या है। बोला यार इतने पक्षी आ गए होंगे, ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े, एक मांस का टुकड़ा और मिला। हमने बोला सर ये, बोला यार कोई गिद्ध आ गया होगा बोले। मगर जैसे ही राणा सर आगे आगे चले थे, जैसे आगे बढ़े उसने बोला मुकेश और मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ी हुई थी। मतलब ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। मेरा जिगरी दोस्त था, वहीं पर नॉर्मल जो कोट हमने पहना था वो कोट लगाया और इन्हीं हाथों में उन्होंने तरफ तरफ की आखिरी सांस ली थी। उस टाइम बहुत पीड़ा हुई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देश के लिए शहीद होना हर आदमी के बस की बात नहीं है। मतलब भाई से भी बढ़ के दोस्त था। आज 25 साल हो गए हैं, आज भी उसकी कमी खल रही है। मतलब आज भी उस दोस्त को हम लोग नहीं ला सकते हैं। वादे के मुताबिक मेरे को उनके पार्थिव शरीर को साथ में लेके गांव में आना था, क्योंकि जिगरी फ्रेंड थे हम लोग दोनों आदमी। मगर मना कर दिया गया कि बेटा एक तोप चलाने वाला चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे, दो तोप को हम लोग ऑफ रोड नहीं दिखा सकते, लड़ाई के अंदर ऐसा नहीं चल सकता है। मगर फिर भी रिक्वेस्ट किया, और जहां पर बाकी जवानों की डेड बॉडियां आती थी वहां तक मुझे परमिशन मिली। तो मैं 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था। घुमरी मतियान में जहां पर डेड बॉडी रखी थी वहां पर रखी। 2:30 बजे हम लोग पहुंचे रात को। निशान जो चेक करने तो निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगा के प्रणाम किया कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस टाइगर हिल के ऊपर आए, 9:30 बजे पहुंचे। जिस तरह आप लोग बैठे, पूरी बटालियन के अंदर सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि लास्ट में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी। काफी जवान हमारे चले गए, मगर ये लास्ट में जाते जाते वक्त इतना दुख दे के चले गए। उस दिन हम लोगों ने तैयारी किया और अगले 3 दिन तक हम लोगों ने टाइगर हिल के ऊपर भारी फायर सपोर्ट देकर के तिरंगा लहराया गया, तब जाके अपनी दोस्त के शहादत का बदला लिया गया। मतलब तो आज भी जो साथी जवान आपके पास में आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आज भी हमारे को देखो, हम किसी को दुखी करने नहीं आते हैं। आज भी हम अपना दुख खुद को समेटे हुए, हम चाहते हैं कि राष्ट्र बचा रहे।
हमें जो कुछ भी हो जाए। आज भी मन के अंदर वही उमंग है, वरना इस कंडीशन में हम क्यों घूमते हैं। मेरे पीछे जो देखो आप गाड़ी खड़ी हुई है, उसको मैंने खुद मॉडिफिकेशन कराया हुआ है और मैंने संकल्प किया था कि 25वीं वर्षगांठ पर मैं उन साथियों को वहां कारगिल में नमन करने के लिए जाऊंगा, स्कूटी पर जाऊंगा। मेरी पूरी तैयारी चल रही थी, 1 साल से मैं पूना जा रहा था, कभी मुंबई जा रहा था, स्कूटी के ऊपर तैयारी कर रहा था, मगर किसी महापुरुष ने, ये शैलेश पाटिल जो केसी टूर एंड ट्रैवल वाले बंदों ने मुझे गाड़ी का बंदोबस्त कराया और जिसके माध्यम से आज मैं कारगिल, सिचन ग्लेशियर, गलवान घाटी, तुर्तुक वगैरह 7000 किलोमीटर 26 दिन के अंदर चला के आया और उन वीरों को और उन महापुरुषों को नमन करके आज इन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। आज बहुत खुशी हुई थी हम लोगों को भी। हम लोगों ने, रिकॉर्ड है हम लोगों का कि 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। आज मेरी बटालियन का नाम बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, मगर उसके पीछे का दुख क्या है? जो 559 जवान हमारे शहीद हो गए। आप में से किसी का एक का नाम बता सकते हो? किसी का भी? आज तुम किसी का भी एक का नाम बताओ कि जो कारगिल में नाम शहीद हुए थे। तो यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। विक्रम बत्रा, जिनके नाम से शेरशाह पिक्चर भी निकली है, वो पिक्चर भी सबने देखी, मगर नाम याद नहीं हमारे को। आज बाकी हीरोइनों का नाम पूछ लो आप, हम 10 आदमी बोलेंगे जी तैमूर का किसका बेटा है, श्रीदेवी कौन है, ये थी, सब फटाफट बता देंगे। तो इसलिए ये आप लोगों का फर्ज है। सेना के आगे जो सेना, वो आप लोग हो, हम कोई बाहर से नहीं आए। अभी बता रहा हूं मैं लास्ट में। तो उसके बाद में यही है कि भाई जितना हो सकता है इन सैनिकों को नमन करो, क्योंकि सैनिक कभी भी आप लोगों को दुख नहीं देख सकते, हमेशा खुश देखना चाहते हैं मतलब। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, जो तीसरा मेरा प्रोग्राम पराक्रम था, हम लोग अनलोडिंग कर रहे थे, बक्सा छूटा, 3 आदमी थे, बम फट गया। बम फटने के बाद हवलदार जी को पेट में लगी, टांग पर लगी, सबसे ज्यादा मुझे लगी। मेरा पूरा पेट फटा हुआ था, यहाँ लीवर लावर में सब आंखों को में लग चुकी थी, हाथ उठ चुका था, मैं हाथ को लेकर ऐसे बैठा हुआ था। 2 बार उठने की कोशिश किया, उठा नहीं गया और हवलदार जी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और पूरा आग लगी। मेरी मूछें, इससे बड़ी बड़ी मूछें थी, दाएं बाएं आग लगने के बाद में किसी तरह बक्सा खींचा और आग बुझाई, मुझे उठाया गया। उस टाइम मुझे 2 ही चीजों का ध्यान आया था, एक बजरंगबली का और एक मेरी धर्मपत्नी का। बजरंगबली का यह था कि आज के दिन मृत्यु नहीं आ सकती है, और धर्मपत्नी के लिए था कि भाई आज के दिन तुम इतनी जल्दी तुम विधवा नहीं हो सकती हो। मेरी 27 साल की उम्र थी और मेरी वाइफ की 22 साल उम्र थी। तो आप सोचिए 22 साल की मुर्गी आजकल पढ़ती है अपने पास में। तो उसके बाद मुझे उठाया गया, तो मेरे साथी उठा रहे थे तो वो रो रहे थे। मैंने बोला यार मत रो। वो बोले सर आप चुप रहिए। उनको लगता था ब्लड गरम गरम है और ये अंतिम बोल रहा है, क्योंकि मेरा पूरा पेट फटा हुआ है और आंतड़ी उतड़ी बाहर थी। तो एक जवान आंतड़ी पकड़े हुए है, 2-3 टांगे उठाए हुए, कोई हाथ पकड़ा हुआ, और 7-8 आदमी पूरे रो रहे थे। हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर आया और डॉक्टर ने आते ही बोल दिया इधर डेथ, ये मर चुका है। फिर पूरी बटालियन वहां पर पहुंच गई, हमारे कमांडिंग अफसर पहुंच गए। तो कमांडिंग अफसर को भी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये जवान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी 6.5 फुट की हाइट थी, मैं 22 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री करता था मतलब। तो बोले कुछ भी हो जाए साहब, एक बार दोबारा देखिए इसको। तो कमांडिंग अफसर ने प्रेशर किया, डॉक्टर को बोला और डॉक्टर ने दोबारा देखा, बोले सर 5% चांसेस है इसकी टांगे टूंगे काट दी जाए, तो बाकी भगवान भरोसे है। तो आज हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, इनका ऐसा आशीर्वाद था। वहां मेरे लिए पूजा पाठ शुरू होगी, रात को भगवान का मंदिर खोल दिया और यहाँ डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी। और डॉक्टर जब ऑपरेशन करके निकले थे तो उन्होंने बोला था कि 72 घंटे का टाइम है, अगर 72 घंटे के अंदर इसको होश आएगा तब हम इसके बारे में बता सकते हैं। मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरी आंखें खुली, मेरे साथी, मैं आपको बोलता हूँ ना, यही धाने संतोष, धाने उमेश रंगराव, सांगली 17 के रहने वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया सर जब आपकी आंखें खुली तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कमांडिंग अफसर को फोन किया कि जवान को होश आ गया है। और कमांडिंग अफसर ने बोला अभी नहीं मरेगा बोले। तो डॉक्टर बोलता सर मैं डॉक्टर हूँ, आप हूँ। तो कमांडिंग अफसर बोलता सर मैंने इस जवान को देखा है और अभी नहीं मरेगा, आप देख लेना, उसने पिकअप कर लेगा। तो साहब की भाषा बोली हुई आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ मतलब। तो जीवन यही स्टार्ट नहीं होता है, घर से मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर को बुलाया जाता है, उस टाइम तक मुझे होश आ गया होता है। तो उस टाइम मैंने ये चिंता हुई कि यार 1.5 साल का मुझे एक बेटा है, 3 महीने से दूसरे बच्चे के लिए फैमिली वे में है मेरी वाइफ। तो उस 22 साल की लड़की, मेरी 6.5 फुट हाइट, क्या दिमाग में जाएगी, मैंने किससे शादी किया था, उसकी क्या गलती है। तो मैं मेरे दोस्त धाने उमेश, धाने संतोष को बोलता था कि मेरे आगे तकिया लगा दिया करो और वाइफ को ऐसे बिठा दिया करो। तो वाइफ मेरी साइड में बैठ जाती, तकिया लगा देते। तो काफी दिनों तक मैंने ये पता नहीं चलने दिया था कि मेरी टांगे भी नहीं है मतलब, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई अपना दुख हम लोग दूसरों के ऊपर करें। कुछ दिन बाद मुझे एक बेटा हो गया। तो सब आप जैसे साथी बोले कि यार
2 बच्चे हो गए तुम्हारे, तुम्हारे कंधे पे उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर मेरे से कोई पूछता था क्या हुआ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। तो फिर एक दिन मैंने सोचा यार अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि पूरा परिवार ही हॉस्पिटल में था, वाइफ भी ये भी। जैसे साहब ने बोला दारू पीने के लिए, तो मैंने कभी सेना के अंदर बर्फ भी काटी है तो कभी दारू नहीं पी, ना कभी नॉन वेज खाया मैंने, और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ मैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि सब आदमी दारू पीने के लिए पैक लगाए। पीने वाले पीते हैं, लेकिन मुझे नफरत नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं पिया। तो मेरा तात्पर्य यही था कि वहाँ जब हॉस्पिटल में था तो मैं यही सोचता था कि यार कैसे हुआ, अभी क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तब मैंने अपने आप के अंदर संकल्प लिया कि यार रोने से तेरा जीवन बेकार नहीं हुआ, तुम याद कर अपने आप को कि तुम भर्ती क्यों हुआ था, इस राष्ट्र के लिए भर्ती हुआ था। और धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की क्या रक्षा खाक करेगा। तो मन में एक संकल्प लिया मैंने कि दीपचंद उठना पड़ेगा, और भगवान श्री कृष्ण की वो गीता में लिखी हुई बातें याद आई कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो मैंने उस प्रभु का याद ध्यान किया, और 6 महीने बाद मुझे टांगे मिली। 65 kg मेरे अंदर वेट था, 38 kg अंदर मेरे अंदर वेट रह गया था, और 42 kg की टांगे मुझे मिल चुकी थी, 42 kg की। तो भले कुछ भी हो, मैं उनको पहन करके, डुप्लीकेट थी, पहना, और 6 महीने बाद इस मातृभूमि को हम माँ बोलते हैं, दोबारा से इस मातृभूमि पर एक कदम रखा, और दोबारा से माथा टेक करके एक आशीर्वाद लिया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मैं ये अपना जीवन दोबारा निर्वाह कर सकूं। और आशीर्वाद आपके सामने बैठा हुआ है, भगवान परशुराम की तरह कहीं कदम रुक नहीं रहे हैं। मतलब तो भगवान भी हमारी तभी हेल्प करेगा जब हम स्वयं आगे आएंगे। मतलब मैंने अपने आप के अंदर संकल्प लिया था कि मेरे बच्चे कभी ये नहीं बोलेंगे किसी को कि अंकल आपको तो पता मेरे पापा की कंडीशन क्या है। मेरी बीवी किसी को ये नहीं बोलेगी सर आपको तो पता ना मेरे तो हस्बैंड के हाथ पांव नहीं, हम क्या कर सकते। नहीं, उनको प्राउड होगा मेरे ऊपर, और वो प्राउड होगा, और आज भी हो रहा है। जब बीवी बच्चों को प्राउड होगा, देश अपने आप ही प्राउड करेगा। मतलब तो सैनिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी भारतीय सेना, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति के अंदर मोरल डाउन नहीं करती है, कभी भी वो आंसू नहीं बहाते, कभी भी बैकफुट पे नहीं आते हैं। उनका काम निरंतर आगे लेते रहना। मतलब जैसे मैंने अपने आप को संकल्प किया, आज भी मेरे को बंदे बोलते हैं दीपचंद जी की रुकते नहीं है। मैंने बोला अगर मैं रुक गया तो देश रुक जाएगा। मतलब तो आपसे भी यही प्रार्थना है, कोई भी आप कार्यक्रम करें, छोटा हो बड़ा हो, उसको दिल से कार्यक्रम करें। ऐसा नहीं कि भाई ये झाड़ू मारना कोई गलत बात है। ये सभी आदमी जितने बैठे ना, हम लोगों ने लेटरिन बाथरूम भी धोया, हमने खाना भी बनाया है, और बंदूकें भी चलाई है। मतलब तो बहुत टाइम हो चुकी है, आप लोगों को भूख लग चुकी है। मेरी कहानी आप देखने के लिए नायक दीपचंद गूगल पर डालोगे तो पूरी कहानी मिलेगी आपको। मगर मैं एक बात यही बोलना चाहता हूं कि आज मैं इस गांव में आया हूं, आप लोगों से यही वचन लेके जाता हूं कि जितना भी हो सकता है राष्ट्र सेवा के लिए युवा जरूर भारतीय सेना में भर्ती हुई है।